हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स की जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंतर्गत आपको क्या क्या तैयार कर लेना है ताकि कम से कम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। और वो स्टूडेंट जिन्होंने साल भर कुछ नहीं किया है, साल भर मटर गश्ती करी है, बैक बेंचर्स के लिए मैं कह दूँ ये वीडियो वरदान साबित हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इतना तैयार कर ले जाते हैं तो फिजिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट में अगर आपके लिए लगता है कि ये टफ है तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से टिक लगवाए गए हैं एनसीईआरटी बुक के ताकि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े और कम से कम समय में भैया आपकी नैया पार हो जाए और भैया आप पास हो जाओ। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक फॉर क्लास 12 क्लास 12 फिजिक्स बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो आपकी फिजिक्स में 2 किताबें हैं जिसमें यूनिट वाइज मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि किस यूनिट से कितने अंक कितने मार्क्स यानी कि चैप्टर वाइज मार्क्स जो हैं वो कौन हिसाब से आपके हैं, चैप्टर वाइज नहीं यूनिट वाइज है। तो बुक 1 के अंतर्गत हम लोग ये 5 यूनिट देखने वाले हैं। ठीक है, तो 5 यूनिट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि किस हिसाब से जो अंक हैं वो आपके होने वाले हैं। तो इकाई 1 में स्थिर वैद्युतिकी, तो इकाई 1 के अंतर्गत आपका ये स्थिर वैद्युतिकी से 8 नंबर के बनेंगे सवाल। इसके बाद इकाई 2 में धारा वैद्युत, तो धारा वैद्युत से 7 नंबर के बनते हैं सवाल। ठीक है, इसके बाद प्रश्न इकाई 3 में वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व यूनिट 3, तो यूनिट 3 से 8 अंक के प्रश्न बनेंगे। यूनिट 4 की अगर मैं बात करूं तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इसको मिलाकर आपका 8 अंक का पेपर प्रश्न में आएगा। ठीक है, 8 अंक का जो है प्रश्न पेपर में आएगा। यूनिट 5 की अगर हम बात कर लें तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें, वैद्युत चुंबकीय तरंगों से आपका ये 4 नंबर का बन जाता है। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर देख रहे हैं 8 8 8 24 और 11 35। ठीक है, तो बुक 1 के अंतर्गत यहाँ से हमको 35 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, 35 मार्क 35 अंक आपके यहाँ से पक्के हो गए। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ बुक 2 में तो यहाँ पर यूनिट 4 यूनिट है। ठीक है, तो बुक 2 के अंतर्गत पहली जो यूनिट है प्रकाशिकी, इससे आपके 13 नंबर के सवाल बनने वाले हैं भैया। कितने? 13 नंबर के, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा ये आपका 13 नंबर का। इकाई 2 की हम बात कर लें तो द्रव्य तथा विकर्णों की द्वैत प्रकृति, तो इससे आपके 6 नंबर के बनने वाले हैं सवाल। ठीक है, 6 नंबर का पेपर में सवाल आएगा। इसके बाद में हम बात करें यूनिट 3, बुक 2 का यूनिट 3 परमाणु तथा नाभिक, तो इससे कुल 8 अंक के प्रश्न पेपर में आने वाले हैं। और यूनिट 4 की अगर हम बात कर लें तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इससे 8 अंक का पेपर आपका 8 अंक जो है प्रश्न वो पेपर में आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया कितना 19 और 16, तो 35 नंबर यहाँ से हो गए। तो 35 नंबर बुक 1 से हो गए और 35 नंबर बुक 2 से हो गए। तो कुल मिलाकर इस तरीके से 70 नंबर आपके आने वाले हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, ये यूनिट के बारे में बात हो रही है, चैप्टर वाइज नहीं है, यूनिट है। ठीक है, हाँ, चैप्टर तो आपके 14 हैं। और यूपी बोर्ड के लिए आपके ये अल्टीमेट वीडियो साबित होगा। अगर आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इतना तो आपको पढ़ के जाना ही होगा। हर एक चैप्टर में जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, चीज़ें हैं, प्रश्न हैं, डेरिवेशन है, थ्योरी है, उन सबको कवर करते हुए अल्टीमेट वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि कम से कम समय में आसपास आपके अराउंड अगर मैं बात करूं 3 से 4 साढ़े 4 दिन का आपके पास टाइम मिलने वाला है मैथ के पेपर के बाद। तो उस हिसाब से आपके लिए ये परफेक्ट वीडियो होगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस वीडियो से आप बहुत अच्छे मार्क्स पा पाएंगे। देखो, कई बार ये होता है कि स्टूडेंट साल भर तैयारी नहीं करता और फिर कहता है कि सर हमको कुछ ऐसा बता दो ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो ये टॉपर्स के लिए तो नहीं कहूँगा कि आप 4 दिन में टॉप कर लो, चमत्कार नहीं होते हैं, उसके लिए साल भर मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये वीडियो उनके लिए खासतौर से यूजफुल साबित होगा जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है,
उनके लिए। तो इतना अगर आप पढ़ के आते हैं तो पेपर में बहुत ही अच्छा आप परफॉर्मेंस करके आएंगे। आज कक्षा 12 की फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जो पहला जो पार्ट है ये हमारा कौन है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसे देखा गया है जनरली ये हम हर साल 8 से 10 नंबर का आता है आपका, ठीक है ना। तो चलिए इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मतलब ये जो चीज़ें हैं ये महत्वपूर्ण इतने ज़्यादा हैं कि ये आपको परीक्षा के लिए पढ़ के जाना ही जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो कौन सी है आपकी, कूलाम का नियम। तो ये जो कूलाम का नियम दिख रहा है आपको, ये बढ़िया से आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये जो कूलाम का नियम है और ये जो कूलाम का नियम दिया हुआ है ये आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आपको ये पढ़ना है कि ये जो कूलाम के नियम में ये जो लिखा हुआ है ना एप्सिलॉन नॉट, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे चलेंगे तो ये जो कूलाम के नियम का ये जो वेक्टर फॉर्म है ना, ये जो लिखा हुआ है ये वेक्टर फॉर्म है कूलाम के नियम का, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे और देखते हैं कि दूसरा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत क्षेत्र आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके बाद अपन आगे चलेंगे, ये अपन को पढ़ना है, ये अपन को पढ़ना है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये अपन को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाने कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं, ऋण आवेश के अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। तो ये अपन को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है। और ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो गुण दिए हुए हैं ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ये 4 गुण हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है अपन को पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको अच्छे से बढ़िया तैयार करना है। देखा गया है कि हर साल लगभग इसकी डेफिनेशन जरूर आती है। तो इसके बाद आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ना है, विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ना है, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है अब आपको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना। और ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो ये क्षेत्र लिखा हुआ है ना ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है अक्षीय बिंदुओं के लिए और निरक्षीय बिंदुओं के लिए। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो केवल टॉपिक बताए जा रहे हैं, कल से आपको क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण इसके ऊपर वीडियो पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलेंगे अपन। तो ये जो है ये आपको नहीं पढ़ना है ज़्यादा। इसके बाद ये जो है एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना भैया। ये आपको एक समान बाह्य क्षेत्र में जो वैद्युत द्विध्रुव लिखा हुआ है ये आपको बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है। आगे चलेंगे अपन, ये आपको नहीं पढ़ना है सतत आवेश वितरण। आगे चलेंगे, अब पढ़ना है आपको गॉस का नियम, ठीक है ना भैया। तो ये गॉस का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आपको ये जो गॉस का नियम है ये आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करना है, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलेंगे अपन, ये आपको ये गॉस के नियम के जो अनुप्रयोग हैं ये 2 अनुप्रयोग, एक ही अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये आपको पढ़ के जाना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये देखा गया है कि जनरली इस चैप्टर से अगर लॉन्ग बनता है तो या तो ये आता है या फिर इसके आगे वाला टॉपिक ये आता है, क्या नाम है इसका, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो जब देखा गया है कि इस टॉपिक से इन्हीं 2 प्रकार के लॉन्ग बनते हैं, तो इसीलिए आपको इन दोनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और इससे पहले वो जो वैद्युत क्षेत्र बताया था ना, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, ये आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब आप चलेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ और देख ले रहे हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल जो ये दिया हुआ है ना पहला वाला, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। इसके बाद बात आती है ये जो आपका दिया हुआ है 1.6 वाला न्यूमेरिकल, ये आपका महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। अब अपन चलेंगे आगे, देखेंगे यहाँ पे ये जो आपका है 1.18 वाला न्यूमेरिकल, ये आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे चलेंगे, ये जो आपका दिया हुआ है 1.20 वाला, ये आपका न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद अपन बात करेंगे ये जो आपका दिया हुआ है 1.23, ये आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ठीक है ना। तो भैया ये जो टॉपिक है आपका, इसमें आपको यही
चीज़ें अच्छे से पढ़ के जानी है, ये चीज़ें आपको पढ़ के ही जानी है, ठीक है ना भैया। कूलाम का नियम हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हो गई, और क्या हो गया आपका गॉस का नियम हो गया, जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी अक्षीय स्थिति में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, ये आपको बहुत ही अच्छे से देख के जाना है, ठीक है ना भैया। चलिए अब चलते हैं अपन दूसरे चैप्टर की तरफ, ठीक है भैया। अब इस अध्याय 2 के बारे में चर्चा करेंगे कि इस अध्याय 2 में आपकी परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपकी बहुत आने की जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पाठ है आपका स्थिर विद्युत विभव और धारिता, तो ये जनरली 5-6 नंबर का ये भी आता है। आप देखेंगे कि वो जो प्रश्न होते हैं वो अथवा वगैरह में लग के आ जाते हैं, तो उनका जो वेटेज है वो बढ़ जाता है। आपने देखा होगा ये जो पाठ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अर्थात आपको ये चीज़ें तो आपको छोड़ के जानी ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ये जो स्थिर वैद्युत विभव है ये आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है केवल, बस, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं, ये जो स्थिर वैद्युत विभव दिया हुआ है ना आपका, ये आपको इसकी केवल डेफिनेशन पढ़ लेनी है अच्छे से। इसके बाद अपन आगे चलेंगे, और इसके बाद बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आगे चलेंगे, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण ये जो विभव है ये भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात कहें तो यही वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो ये अक्षीय स्थिति में होता है एक, और एक निरक्षीय स्थिति में। तो आपको ये दोनों बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ के जाने हैं भैया, ठीक है ना। आवेशों के निकाय के कारण विभव ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद अपन आगे चलेंगे, आपको ये भी देखना है कि जो विभव है ये आपका अदिश राशि है कि सदिश राशि है, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है सम विभव पृष्ठ, ये आपको भैया बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। देखा गया है कि जनरली इससे एक शॉर्ट आंसर आ जाता है सम विभव पृष्ठ से रिलेटेड, ठीक है ना भैया। आगे चलेंगे अपन, इसके बाद आगे चलेंगे, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है आपको। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध का आप केवल इसमें आप वो पढ़ लीजिएगा, क्या बोलते हैं उसका, रिलेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट लिखे हुए हैं ये आपको पढ़ लेने, ध्यान देना है बस। आगे चलेंगे, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ये आपको ये परीक्षा की दृष्टि से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलेंगे अपन, आगे देखेंगे एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, ये भी अपन को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आगे चलेंगे, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखेंगे ये जो लिखा हुआ है बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो भैया ये जो टॉपिक है ये आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है। अब अपन आगे चलेंगे, यहाँ देखेंगे चालक स्थिर विद्युत की, ये आपको यहाँ पे अंदर ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको ज़्यादा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ आगे देखेंगे तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। आगे चलेंगे यहाँ पे ये जो परावैद्युत तथा ध्रुवण, ये भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलेंगे इसके बाद, हाँ भैया ये जो आ गया संधारित्र तथा धारिता, ये जो है आपका ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। विभव के बाद अगर कोई टॉपिक इसमें इम्पॉर्टेंट है तो ये संधारित्र एवं धारिता, ये वाला टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें आपको ये सूत्र तैयार रखना है, इसकी धारिता की डेफिनेशन रखनी है तैयार, और धारिता का जो आपका जो मात्रक है वो आपको अच्छे से तैयार रखना है, ठीक है ना भैया। इसके बाद बात आती है समांतर पट्टिका संधारित्र, ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है, एकदम शानदार। समांतर पट्टिका संधारित्र आपको बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है धारिता पर परावैद्युत प्रभाव, ये आपको नहीं पढ़ना है ज़्यादा। इसके बाद बात आती है संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का जो संयोजन है श्रेणी क्रम में, और ये आपका जो है आपका संधारित्र का संयोजन कहे में है, ये आपका जो संधारित्र का संयोजन श्रेणी क्रम में है, दूसरा है हमारा समांतर क्रम में। तो ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ के इसका जाना है। इसका जनरली अनुप्रयोग ही आता है, ठीक है ना, मतलब सूत्र का इस्तेमाल आता है, क्वेश्चन दे देगा आपको सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना भैया। अब आगे चलेंगे, ये भैया जो अगर इस चीज़ में अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है आपका ये संधारित्र की संचित ऊर्जा, ठीक है ना। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलेंगे अपन, इसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात करेंगे, जो प्रश्न हैं वो जो आते रहते हैं एग्जाम में तो वो देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला जो ये प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
2.1 वाला पहला प्रश्न, और ये जो 2.2 वाला भी है ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलेंगे, इसके बाद जो ये 2.7 वाला जो ये प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे चलेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ देखेंगे ये जो 2.11 वाला जो ये प्रश्न है ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। और आगे चलेंगे, इसमें ये जो अतिरिक्त अभ्यास है इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ देखेंगे अपन। तो ये जो आपका दिया हुआ है, ये जो प्रश्न दिया हुआ है 2.25, ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है, ठीक है ना। इसके बाद अपन देखते हैं ये वाला जो प्रश्न है ये आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है। इसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं दिख रही हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ कि अगले चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर आपका, ये है आपका विद्युत धारा। ये अपन ने देखा हुआ है कि हर साल लगभग 7 से 10 नंबर का आता ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टिक लगाना। अपन देखते हैं कि इसमें विद्युत धारा की जो परिभाषा है ये आती रहती है हर साल, और इसका जो मात्रक है वो कभी कभी आ जाता है। चलिए तो इसके बाद बात आती है चालक में विद्युत धारा, ये आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ओम का नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ये आपको बढ़िया तरीके से परीक्षा से पहले देखकर जाना है। चलिए अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, इसमें से और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो संबंध दिया हुआ है J बराबर सिग्मा ई, ये आपको बढ़िया अच्छे तरीके से देख के जाना है। ये जो धारा घनत्व लिखा हुआ है ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। चलिए इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रॉन का अपव्यय एवं प्रतिरोधकता का उद्गम। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। आगे चलेंगे अपन, देखेंगे यहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो है ओम की नियम की जो ये सीमाएं हैं वो ओम के नियम के अंतर्गत ही आती हैं, ये आपको भी बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है ना। और ये जो ग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्या है कि अपन परीक्षा में ग्राफ बना देते हैं तो वो उसका पूरा स्पष्टीकरण दे देता है। जैसे ओम का नियम का ये ऊपर वाला ग्राफ है ये वाला, तो ये आपको ओम के नियम को ये सत्यापित कर रहा है, और यहाँ पे ओम के नियम की सीमाएं हैं। यहाँ पे मतलब ओम के नियम का जो ग्राफ है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, इसमें से और देखते हैं इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर आपका जो ये दिया हुआ है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है। आगे चलेंगे अपन, ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ओम का नियम की सीमाएं हो गई। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आगे चलेंगे विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, तो ये आपको इसमें केवल आपको शक्ति, ये हल्की सी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि शक्ति क्या है, विद्युत ऊर्जा क्या है, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। ये जो अपन देखेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी संयोजन और ये पार्श्व संयोजन, ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार रखना है। इसके जो सूत्र हैं ये जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाएंगे। तो ये जो लिखा हुआ है ये जो श्रेणी क्रम का सूत्र है ये अपन 2 सालों से देख रहे हैं लगातार। एक ये वाला सूत्र श्रेणी क्रम का सूत्र, और ये जो है सूत्र हमारा समांतर क्रम का है, ठीक है भैया। तो ये अपन को बढ़िया अच्छी तरीके से तैयार करके रखना है। इसके बाद अपन आगे चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सी चीज़ें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो ये जो आंतरिक प्रतिरोध वाला टॉपिक है ये बढ़िया से पढ़ के जाना है, ये आता रहता है, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलेंगे, देखेंगे और कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो दिया श्रेणी और पार्श्व क्रम में सेल, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद आगे चलेंगे, ये देखेंगे आप किरचॉफ के नियम। इसके बाद आगे चलेंगे अपन देखेंगे किरचॉफ के नियम। तो ये जो किरचॉफ के जो ये नियम हैं ये भैया अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जनरली इसका जो ये नियम है ये आते रहते हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, बहुविकल्पीय प्रश्नों में, कि किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, किरचॉफ का दूसरा नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, या फिर ऐसा पूछ देता है किरचॉफ के पहले नियम में कौन सी राशि संरक्षित रहती है, या किरचॉफ के दूसरे नियम में कौन सी राशि संरक्षित रहती है। तो ये आपको बढ़िया तरीके से इसके ये दो नियम है, ये आपका ये दूसरा वाला नियम है, ये बढ़िया तरीके से आपको पढ़ के जाना है। ये पहला नियम आपका ये संधि का नियम है, दूसरा नियम आपका ये लूप का नियम है। तो बढ़िया तरीके से आपको इसको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये जो आ गया ये व्हीट स्टोन सेतु, ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है। व्हीट स्टोन सेतु भैया परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे अपन और देखेंगे इसमें और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये जो मीटर सेतु दिया हुआ है ये परीक्षा और प्रैक्टिकल ये दोनों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीटर सेतु, ठीक है ना। इसके बाद अपन आगे चलेंगे, ये जो विभवमापी, ये विभवमापी उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद अपन आगे चलेंगे, देखेंगे
कि और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आगे देख रहे हैं। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है आपका ये अभ्यास, तो अभ्यास में अपन देखते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो 3.3 का जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो श्रेणी क्रम में जो संयोजित है इस तरह से आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 3.6, ये वाला बढ़िया तरीके से आपको तैयार रखना है। इसके बाद बात आती है, आगे चलेंगे अपन देखेंगे ये जो क्वेश्चन नंबर 3.9 है ये आपको बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से बिल्कुल शानदार तरीके से तैयार होना चाहिए। इसके बाद बात आती है आगे, ये देखते हैं अपन ये जो मीटर सेतु पे आधारित जो एक प्रश्न है 3.10, ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है शानदार तरीके से। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो यहाँ पे ये जो दो परिपथ दिए हुए हैं, एक ये वाला परिपथ, इसका ये जो तुल्य प्रतिरोध और ये जो धारा है इसका मान निकालना है, ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार रखना है। और इसके बाद जो ये ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3.20, ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार रखना है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं और कौन सी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अपन ने देखा हुआ है, तो ये जो है इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अब अपन देखेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर 4 में आपका कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए ये जो चैप्टर 4 है जिसका नाम आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व है, ये आपका परीक्षा में लगभग 6 से 8 नंबर का आता ही रहता है, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं इसके बाद इसमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, अर्थात आपको परीक्षा से पहले इन सब चीज़ों को पढ़ के जाना ही जाना है। तो ये जो चुंबकीय बल लिखा हुआ है ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है ना भैया। आगे चलेंगे अपन देखेंगे कि और कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो लॉरेंज बल लिखा हुआ है ये अच्छे से पढ़ना है, ये चुंबकीय बल के अंतर्गत आता है। इसके बाद अपन आगे चलेंगे, देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आगे देखेंगे, यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र में गति ये आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये अपन आगे देखेंगे कि और कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, आगे देखेंगे। यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं कि वेग वर्णनकर्ता संयुक्त विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में गति ये आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये आपको साइक्लोट्रॉन ये जो लिखा हुआ है ये आपको पढ़ के जाना है, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब आगे चलेंगे अपन देखेंगे यहाँ पे कि और कौन सी ज़्यादा चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे, ये जो है भैया बायो सावर्ट का नियम, ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है शानदार तरीके से, ये आपको बिल्कुल आना ही चाहिए। ये परीक्षा की दृष्टि से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये हर साल लगभग मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये जो बायो सावर्ट का नियम है ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, आपको अच्छे तरीके से इसको बनना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलेंगे और देखते हैं इनमें से कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो है विद्युत धारावाही पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, ये आपको पढ़ना है, विद्युत धारावाही पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद अपन आगे चलेंगे, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये अपन देखेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। ये जो नियम है भैया या तो ये नियम आता है हर साल और या तो इसके जो ऊपर अभी अपन ने बात की है बायो सावर्ट का नियम, इन दोनों नियम में से कोई ना कोई नियम हर साल एग्जाम में टपक पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद अपन आगे चलेंगे, देखेंगे और कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आगे अपन देख रहे हैं यहाँ पे परिनालिका और टॉयरॉइड, ये आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, परिनालिका ये आपको नहीं पढ़नी है। आगे चलेंगे अपन जो देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये टॉयरॉइड आपका महत्वपूर्ण नहीं है उतना ज़्यादा। आगे चलेंगे अपन देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है। दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल, ये भी आपका महत्वपूर्ण नहीं है उतना। आगे चलेंगे और देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा पास पर बल आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव, ये भैया आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। विद्युत धारा पास पर बल आघूर्ण तथा चुंबकीय द्विध्रुव ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे वृत्ताकार विद्युत धारा पास चुंबकीय द्विध्रुव, ये अपन को ज़्यादा ध्यान इसमें नहीं देना है क्योंकि ये 1-2 बार ही आया है। आगे चलेंगे परिक्रमी इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपको नहीं पढ़ना है। आगे चलेंगे चलो कुंडली गैल्वेनोमीटर, ये आपका परीक्षा की दृष्टि से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे चलेंगे, इसके बाद देखेंगे कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो इसके जो प्रश्न हैं ये आ जाते हैं सीधे सीधे, ठीक है ना। जैसे ये आपका ये 4.1 जो दिया हुआ है आपको बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है। ये जो आपका ये जो 4.5 दिया हुआ है ये बढ़िया तरीके से आपको तैयार करके जाना है। और ये जो आपका 4.9 जो दिया हुआ है ये बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक हैं इस चैप्टर में ये आपको बहुत ही शानदार
शानदार तरीके से तैयार कर लेने हैं, ठीक है ना। इसमें से जो अभी आप बताया आपको कि ये जो बायो-सावर्ट का नियम है ये आपको तो बिल्कुल अच्छे से तैयार होना चाहिए। दूसरा एम्पियर का परिपथीय नियम, ये आपको बहुत शानदार तरीके से तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आपका ये जो चुंबकीय फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है, ये आपको बढ़िया तरीके से आने चाहिए, ठीक है ना भैया। इसके बाद बात करते हैं अपन अगले चैप्टर की कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं हम ये अगले चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव की। देखा गया ये भी हर साल 5 से 6 नंबर का आता रहता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपन देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो क्षण चुंबक है ये आपको हल्का सा इसकी जानकारी होनी चाहिए, बस ये आता नहीं है पेपर में ज़्यादा। इसके बाद अपन ये जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत शानदार तरीके से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के जो गुण दिए हुए हैं ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है ना। और ये हो सके आपसे ये चित्र बनाना आ जाए तो ये बढ़िया तरीके से चित्र जरूर सीख लेने हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलना है अपन को। इसके बाद ये जो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चारों गुण हैं ये बढ़िया तरीके से आपको तैयार होने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव, ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखेंगे अपन कि इसमें जो स्थिर वैद्युत अनुरूप ये आपको नहीं पढ़ना है। आगे चलेंगे अपन देखेंगे चुंबकत्व एवं गॉस का नियम, तो ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना भैया। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है देखते हैं अब। और इसके बाद अपन जैसे ही देखेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा, आगे चलते हैं, यहाँ पे मिल रहा है भूचुंबकत्व, तो ये अपन को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसे आगे देखेंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो लिखा है चुंबकीय दिक्पात एवं नति, ये आपको बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से तैयार करके जाना है, इससे तो प्रश्न आता ही आता है, चुंबकीय दिक्पात एवं नति, ठीक है ना। तो इसे बढ़िया तरीके से तैयार करना है। और यहाँ पे ये जो सूत्र लिखा है ये आपको बढ़िया अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो सूत्र लिखा है ये सूत्र बढ़िया तरीके से तैयार होना चाहिए। हर साल लगभग अब देखा गया है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उन्हें उठा के देखा गया है, तो इसमें ये पता चला है कि भैया इससे हर साल एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ ही जाता है, या तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा या फिर थोड़ी सी डेफिनेशन पूछ लेगा और फिर एक प्रश्न दे देगा, तो ये 2 नंबर का बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसे बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे पदार्थों के चुंबकीय गुण, ये आप मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे चलेंगे लौह चुंबकत्व, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो विद्युत चुंबक है ये आपको केवल पढ़ लेनी है। ये कहाँ गया विद्युत चुंबक, ये जो विद्युत चुंबक है ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है ना। आगे चलेंगे और देखेंगे और कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखेंगे कि और जो है यहाँ पर जो यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार रखना है। जैसे इसका 5.4 और ये जो है 5.6, ये जो है आपका 5.8 हो गए ना। तो ये आपको बढ़िया तरीके से एक ये जो है प्रश्न आपका 5.12 ये शानदार तरीके से तैयार रखने हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं और इसमें कौन कौन सी चैप्टर और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है देख रहे हैं अपन यहाँ पे और कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं अपन अगले चैप्टर की तरफ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो ये चैप्टर है ये चैप्टर लगभग ये चैप्टर हो गया, और ये इसके आगे जो चैप्टर आएगा अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, इन दोनों चैप्टर का जो वेटेज रहता है वो लगभग एग्जाम में रहता है 8 से 10 नंबर तक का वेटेज रहता है इन दोनों चैप्टर का, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे जो ये आपका महत्वपूर्ण सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपकी है चुंबकीय फ्लक्स। तो ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार रखना है, चुंबकीय फ्लक्स को अच्छे से पढ़ लेना है। और ये अपन को इसका जो सूत्र वगैरह दिया हुआ है और इसकी जो मात्रक है भैया इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, फिर से कह रहे हैं आपसे, ठीक है। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है आपका फैराडे का प्रेरण नियम, ये भैया बढ़िया आराम से अच्छे तरीके से तैयार रखना है। फैराडे का प्रेरण नियम ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि कौन सा और चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो लेंज का नियम है ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। लेंज का नियम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं गतिक विद्युत वाहक बल, ये आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, परीक्षा में
ज़्यादा नहीं आता है। इसके बाद आगे चलेंगे और देखेंगे ऊर्जा दृष्टि एक परिणामात्मक अध्ययन, ये आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भंवर धाराएं, ये भैया आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये आपको पढ़ लेनी है, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेरकत्व, भैया प्रेरकत्व तो कहीं इस चैप्टर की जान है, इस चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना है। प्रेरकत्व को, प्रेरकत्व का मात्रक, प्रेरकत्व का प्रतीक और प्रेरकत्व का जो ये सूत्र है, ये बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है कि और कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये जो स्वप्रेरकत्व है, ये आपको भैया बहुत बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है ना। स्वप्रेरकत्व ये आता ही रहता है। इसका मात्रक तो भैया लगभग मात्रक हो गया या बिंदी सूत्र हो गया, ये तो पूछा ही जाता है जनरली, ठीक है। तो स्वप्रेरकत्व आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे और देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रत्यावर्ती धारा जननेत्र, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आगे चलेंगे और देखेंगे कौन कौन सी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो ये लिखा हुआ है, ये जो अपना 6 पॉइंट जो है अपना 4, ये आपको बढ़िया तरीके से एक एग्जाम्पल है, ये अच्छे से तैयार रखना है। और ये जो यहाँ पे है और कौन सा है 6.8, ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार रखने हैं यहाँ पे। तो इसमें और ये जो 6.9 है, ये भी बढ़िया तरीके से आपको तैयार रखना है। और आगे चलेंगे और देखेंगे इसमें अतिरिक्त अभ्यास में, तो अतिरिक्त अभ्यास में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो ये जो आपका अतिरिक्त अभ्यास में ये जो लिखा हुआ है, ये जो है ना जो प्रश्न नंबर 6.15 है, ये बढ़िया तरीके से आपको तैयार कर लेना है। और देखते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक इसमें बस इतनी ही चीज़ें महत्वपूर्ण थी। मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा देने जाने से पहले आपको इन सब चीज़ों को विशेष रूप से पढ़ के जाना है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले चैप्टर की, अल्टरनेटिव करंट की, यानी प्रत्यावर्ती धारा की, कि उसमें देख लेते हैं अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर की, कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये मतलब ये आपको पढ़ के ही जाना है। परीक्षा की दृष्टि से जो टिक लगवा रहे हैं, ये बहुत ही रामबाण साबित होंगे आपको परीक्षा की दृष्टि में। अब आप देखेंगे इसमें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें, केवल उन्हीं पर टिक लगवाया जा रहा है। मतलब ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब ये इनके आने के जो ये चांस रहते हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए आपको बढ़िया सावधानी तरीके से इन्हें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका श्रेणीबद्ध LCR परिपथ, ठीक है ना। तो ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ के रखना है, LCR परिपथ, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलेंगे और देखेंगे इसमें इसका जो फेजर आरेख है, ये आपको मतलब ये जो LCR परिपथ है, ये आपको पूरी तरह से पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। ये LCR परिपथ का फेजर आरेख है। यहाँ पे आप देखेंगे कि LCR परिपथ के बारे में ये दिया हुआ है। और ये जो LCR परिपथ का ये जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये जो लिखा हुआ है आपको बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। तो ये LCR परिपथ आपको बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ये आपको बढ़िया तरीके से आना चाहिए, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि जो ये अगला टॉपिक जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपका अनुनाद। ये जो अनुनाद है, ये आपका हर साल या तो 2 नंबर का आ जाता है या कभी कभी 3 नंबर का आ जाता है, लेकिन ये हमेशा देखा गया है कि जो अनुनाद टॉपिक है ये आता ही रहता है, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलेंगे और देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे देखेंगे और कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है। इसके लिए अपन आगे चलते रहेंगे और देखेंगे कि और कौन सी चीज़ें अपन को पढ़ना है। ये शक्ति गुणांक है, परिपथों में जो शक्ति है, ये शक्ति गुणांक, ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन जो है, जब वो क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखा रहता है कि इसका शक्ति गुणांक निकालिए, इसकी परिपथ की प्रतिबाधा निकालिए। मतलब ये परिपथ दे देता है, उसकी फिर प्रतिबाधा निकालनी पड़ती है, फिर उसके बाद आगे बोल देता है शक्ति गुणांक निकालिए। तो ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे, ये आपको और कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। दोलन आपको नहीं पढ़ना है। आगे चलेंगे और देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें जो पढ़ाई की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको देख रहे हैं अपन। ये जो ट्रांसफार्मर है, आपको ये पढ़ना है बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। ये ट्रांसफार्मर को मतलब आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बिल्कुल उसमें चूक नहीं करनी है, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे और कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ट्रांसफार्मर का आप देख रहे हैं, ये चित्र बना हुआ है, तो ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार रखना है। और ये चित्र में जो नामकरण है, कई बच्चे हमने देखा है कि बच्चे जो हैं चित्र में नामकरण नहीं करते हैं, तो चित्र का नामकरण जरूर करिए। ये कोमल लोह क्रोड है, इस तरह से, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो इसका जो ये रिलेशन है, ये आपको देख लेना है अच्छे से, बिल्कुल शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से आना चाहिए अपन को, ठीक है ना।
इसके बाद और देख रहे हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इसमें से और देख रहे हैं इनमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और इसमें अब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये आएंगी अपने सवाल में, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं सवालों की तरफ। तो ये जो है आपका सवाल जो है अपना सवाल नंबर 7.6, ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार रखना है। और जो ये सवाल है अपना 7.7, ये बढ़िया तरीके से तैयार रखना है। और आगे चलेंगे और देखेंगे इसमें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है वो देखेंगे ये आपका 7.11, ठीक है ना। इसके बाद और आगे चलेंगे और देखेंगे इसमें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये 7.15। भैया ये जो प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 7.15, ये बढ़िया तरीके से आपको तैयार करके जाना है, ठीक है ना। और देखेंगे आगे और देख रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7.23, ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले चैप्टर अपने विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरफ, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे, चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका चैप्टर है ये लगभग इसका जो वेटेज रहता है परीक्षा में 4 से 5 अंक का रहता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं केवल उन्हीं पे टिक लगवाएंगे, आगे चलते हैं अपन, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो विस्थापन धारा है भैया ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार रखना है, ठीक है ना। इसके बाद जो आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे देख रहे हैं अपन और देख रहे हैं यहाँ पे और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये जो मैक्सवेल की जो समीकरण है ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद और देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये आपको पढ़ना है अच्छे से। और देखते हैं अपन विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति, तो ये आपको पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति और विद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं अपन और देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि परीक्षा की दृष्टि से वो रामबाण साबित होने वाली हैं। अब अपन देखते हैं आगे चेक करते हैं कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है ये आपको भैया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है। और ये जो ये चित्र बना हुआ है ना ये आपको बढ़िया शानदार तरीके से बनाना सीखना है, ठीक है ना। और ये जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है ये आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में। आगे चलेंगे और देखेंगे इसमें जो ये कभी कभी एक देखा है जनरली इस तरह से आ जाता है कि दे देता है वो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे दे देता है 3 और एक दे देता है बिना विद्युत चुंबकीय तरंग, और ऊपर पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, या फिर इस तरह से कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आपके लिए हल्का हल्का आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कौन कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ये रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंगे, इस तरह से आपको ये जो तरंगों के जो ये प्रकार दिए हुए हैं, ये जैसे अवरक्त तरंगे, ये जो अगला जो ये दिया हुआ है दृश्य प्रकाश तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, ये आपको एक्स किरणें, गामा किरणें, ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है। और इनका ये फ्लो चार्ट भी दिया गया है, ठीक है ना। तो ये चाहे आप इसे पढ़ लीजिए बढ़िया तरीके से कि ये जो तरंगे हैं ये कौन कौन सी तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं और कौन सी चीज़ें, इसमें ये बहुत ही छोटा चैप्टर था तो इस पर बात करते हैं। वैसे भी ये 4-5 नंबर का ही आता है। तो इसमें जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी मैक्सवेल के समीकरण, विस्थापन धारा, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है आपका क्या कि ये जो तरंगों के जो ये प्रकार हैं ये बढ़िया तरीके से आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है ना। और इसमें देखते हैं कि इसमें जो प्रश्न है वो कौन कौन किस तरह से आते हैं और कौन कौन से प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है जो आपका महत्वपूर्ण हो सकता है ये वाला 8.5, और जो ये अगला प्रश्न है वो जो आपका जो महत्वपूर्ण है वो है आपका 8.3, ठीक है ना। और अपन देखते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और ये जो अतिरिक्त अभ्यास है इसमें से आपको पढ़ना है आपको 8.14, ठीक है ना। तो ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की प्रकाशिकी की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो उस पर अपन देखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से उसमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 9 की। तो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो अपना चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, तो ये चैप्टर से देखा गया है कि जनरली
एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है और छोटे मोटे शॉर्ट आंसर आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो ये चैप्टर जनरली 10 से 12 नंबर का आता ही आता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की तरफ। तो इसमें आपको क्या क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना है ध्यान से, ठीक है। तो ये गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन ये आता नहीं है। चिन्ह परिपाटी ये आपको थोड़ी सी देख लेनी है, इस सवाल के काम आएगी, ठीक है। कि ये दर्पण की ऊपर तरफ की जो दूरियां हैं वो धनात्मक ली जाती हैं, नीचे की जो दूरियां हैं मुख्य अक्ष से वो ऋणात्मक ली जाती हैं, और ये जो दिशा ली जाती है वो ली जाती है आपतित किरण की दिशा में, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से देख लेना है। आगे चलना है अपन को। गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको ये थोड़ा आना चाहिए कि ये जो डायग्राम है बनता कैसे है, ठीक है। तो इसे अच्छे से देख लेना है। आगे चलेंगे अपन और देखेंगे दर्पण का समीकरण। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है दर्पण का समीकरण, इसे बहुत ही अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसके मदद से ही हमारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे। तो यह इसके बाद अपन बात करेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ अपन देखेंगे कि ये जो है इसमें ये अपना अपवर्तन आ गया। तो अपवर्तन अब आगे देखेंगे इसमें और कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये जो अपना टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ आपको दर्पण का सूत्र देख लेना है, यहाँ आपको देखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए इसके बाद बात करते हैं आगे की तरफ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के इसके कुछ उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण आपको देख लेने हैं, एक बार पढ़ लेने हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे अपन और देखना है इनमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये लिखा है गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन। ये आपको ये जो लिखा है ना किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, ये वाला सूत्र बहुत अच्छे से देख लेना है। ये जो डेरिवेशन है ये आता है लगभग पेपर में हर बार आया है, और ये किसी लेंस द्वारा अपवर्तन ये भी बहुत बार आया है भैया। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको ये बहुत अच्छे से कर लेना है। तो ये तो आता ही आता है ये वाला, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं आगे की तरफ लेंस की क्षमता, इसे आपको केवल पढ़ लेना है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये जो है आपका प्रिज्म में अपवर्तन, ये ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आगे चलेंगे सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक घटनाएं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंद्रधनुष भैया, इंद्रधनुष जो है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप में, ठीक है ना। तो इसे आपको देख लेना है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, ठीक है। आगे चलेंगे, अब ये है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं प्रकाशिक यंत्र में। तो ये जो सूक्ष्मदर्शी है इसके आगे अभी लिखा होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यहाँ आगे देखेंगे अपन ये सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी का जो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला जो चित्र है और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में ये लिखा हुआ है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना। इसका जो ये चित्र है आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लगभग देखा गया है पुराने सालों में कि पूछा ही जाता है जनरली संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हुआ, ठीक है ना। इसे बहुत अच्छे से कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं और कौन सी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दूरदर्शक के बाद आगे देखेंगे ये परावर्तक दूरदर्शक। तो ये जो परावर्तक दूरदर्शी है ये आपको बढ़िया से अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है ना। इसके बाद आगे कर चलेंगे और देखेंगे और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो ये न्यूमेरिकल्स नंबर ये जो 9.2 है ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। और ये जो न्यूमेरिकल है 9.7 ये बढ़िया से पढ़ लेना है। और ये जो न्यूमेरिकल है अपना 9.10, ठीक है। और आगे चलेंगे और देखेंगे और इनमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और आगे चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे ये जो 9.20 है आपका किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया है पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसके, तो ये वाला आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ये जो आगे देखेंगे इसमें से कोई इम्पोर्टेंट नहीं अभी फ़िलहाल, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपन अगले चैप्टर की तरफ, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर नंबर 10 की। इसका नाम है अपना तरंग प्रकाशिकी। तो ये जो चैप्टर है अपना तरंग प्रकाशिकी ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना अपना किरण प्रकाशिकी इम्पॉर्टेंट था, ठीक है ना। तो इसके बाद इसमें चैप्टर में बात करते हैं इसमें और कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे हम क्या है कि परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, उनके आने की जो संभावना है वो बहुत अधिक है। उन्हीं चीज़ों पर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उन पर फोकस कर रहे हैं अपन, फालतू
फालतू की चीज़ों पे फोकस कर ही नहीं रहे हैं। आपको ये जो रिवीजन के टाइम पे ये जो टॉपिक जो बताए जा रहे हैं ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये जो लिखा हुआ है आपका हाइगेंस का सिद्धांत, भैया ये जो हाइगेंस का सिद्धांत है ये आपको बढ़िया तरीके से आना चाहिए, बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है ना। और इसे हम अभी पढ़ाएंगे, अगला लेक्चर जो होगा वो थ्योरी वाला लेक्चर होगा पूरा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा। आगे चलेंगे, इसके बाद हाइगेंस के सिद्धांत के बाद ये बढ़िया तरीके से आपको आना चाहिए। अब इसके बाद जो भी अगला वीडियो आएगा थ्योरी वाला, इसके बाद अगला वीडियो आएगा न्यूमेरिकल्स वाला, इसके बाद अगला वीडियो आएगा डेरिवेशन वाला, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा हर चीज़, ठीक है। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है समतल तरंगों का अपवर्तन, ये जो इसके उपयोग करके ये जो अपवर्तन और परावर्तन का ये जो सूत्र है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है भैया। इसके बाद आगे चलेंगे अपन और देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो विरल माध्यम पे अपवर्तन ये महत्वपूर्ण नहीं है, समतल पृष्ठों द्वारा समतल तरंग का परावर्तन ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद अपन बात करेंगे आगे की तरफ डॉपलर प्रभाव, ये आपको नहीं पढ़ के जाना है। आगे चलेंगे तरंगों का कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध होना, तो ये आपको ये पढ़ लेना है कला संबंध स्रोत कैसे होते हैं और कला असंबद्ध स्रोत कैसे होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे आगे की तरफ आगे देखेंगे और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो भैया आगे व्यतिकरण का जो ये फिनोमिना आ गया है, ये जो व्यतिकरण और ये यंग का प्रयोग लिखा हुआ है, प्रकाश तरंगों का ये जो व्यतिकरण है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, बिल्कुल शानदार तरीके से। और मैं इसे आपको अभी अगले जो लेक्चर होगा मैं आपको बहुत ही ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपके माइंड में बिल्कुल छप जाएगा, फील आ जाएगी इसकी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे की तरफ, इसमें और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे कि इसमें ये जो लिखा हुआ है अपना विवर्तन, इससे भैया बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। व्यतिकरण और विवर्तन ऐसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। व्यतिकरण और विवर्तन बढ़िया मस्त टॉपिक हैं और बढ़िया नंबर दिलाते हैं। एक बार दिमाग में सेट हो गए मस्त नंबर आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है ना। आगे चलेंगे इसमें और देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें। एकल झिर्री द्वारा जो विवर्तन है ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, ये विवर्तन का ही ये टॉपिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद आगे की बात करेंगे और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करेंगे एकल झिर्री द्वारा विवर्तन पैटर्न, ये आपको नहीं देखना ज़्यादा। इसके बाद लिखा हुआ है प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता, ये आपको नहीं पढ़ना है। आगे चलेंगे आगे और देख रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किरण प्रकाशिकी की वैधता, आगे चलेंगे ध्रुवण, अब और कोई चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिख रही हैं। आगे देख रहे हैं इसमें और कौन सी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स की तरफ, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं इनमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए इसमें जो ये लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन 10.3 का ए, ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद बात करेंगे आगे यंग, ये वाला 10.4। मैं ये सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल कराऊंगा जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से आपके, ठीक है। आपको चिंता नहीं करना है, बढ़िया आराम से पढ़ना है और यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ठीक है। ये जो अपना है ये 10.9 ये बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। आगे चलेंगे अपन और देखेंगे और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो लिखा हुआ है अपना 10.16 ये आपको बढ़िया तरीके से देख लेना है। द्विझिर्री प्रयोग में 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश करने पर एक दूरस्थ पर्दे पर बने फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई 0.1 डिग्री है, तो दो झिर्रियों के बीच की दूरी कितनी है। इसके बाद अपन को और देखना है और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो 10.19 जो क्वेश्चन है ये बढ़िया तरीके से आपको पढ़ लेना है। इसके बाद और देखते हैं यहाँ पे और कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है। चलिए अब चलते हैं अपन अगले चैप्टर की तरफ, ठीक है भैया। चलिए अब बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 11 की। जो ये चैप्टर नंबर 11 है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति। ये भैया देखने में तो चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो आपको टिक लगवाए दे रहे हैं और देखिएगा बढ़िया से मज़ा आ जाएगा इसमें। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है, इसके बाद आगे देखेंगे और कौन सी चीज़ें हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसकी भैया डेफिनेशन आती है छोटे छोटे क्वेश्चन में। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है, तो इसके बारे में पूछा जाता है। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की आपको बढ़िया से डेफिनेशन तैयार कर लेनी है। ये थोड़ा सा पढ़ेंगे आप उसे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में थोड़ा सा आप जान जाएंगे। तो आपको वहाँ पे लिखना होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। क्या होता है जब किसी धातु के पृष्ठ पर या जब कोई प्रकाश गिरता है एक निश्चित आवृत्ति वाला, तो उससे क्या है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो यही क्या होता है प्रकाश विद्युत
विद्युत प्रभाव बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलेंगे यहाँ और देखेंगे और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ देखेंगे आप प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, तो ये आपको ग्राफ तैयार करना है केवल, बस। इसके बाद आगे देखेंगे प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव, केवल इसका ग्राफ देखना है। आगे चलेंगे इसके बाद और देख रहे हैं और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निरोधी विभव पर आपतित विकिरण के आवृत्ति का प्रभाव, ये इसमें केवल ग्राफ देखना है, सीधे सीधे आ जाता है, ये ग्राफ बनाइए इन दोनों के बीच का। इसके बाद आगे देखेंगे और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो लिखा हुआ है निरोधी विभव और आपतित विकिरण की आवृत्ति, इनके बीच का ग्राफ, ये ग्राफ आपको बड़े अच्छे तरीके से देख लेने, बढ़िया नंबर दिलाएंगे आपको ग्राफ। कोई ग्राफ बनाने से एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और एग्जामिनर को समझ में बढ़िया आता है, तो एग्जामिनर वो ग्राफ को देखकर ही प्रसन्न हो जाता है और बढ़िया नंबर देता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, विकिरण का ऊर्जा क्वांटम, भैया ये जो टॉपिक है इसका आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ये तो अच्छे से पढ़ के ही जाना है। आगे देखेंगे अपन और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आइंस्टाइन का ये समीकरण है, बढ़िया से पढ़ के जाना है भैया। इसके बाद और देखेंगे और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अपन देखेंगे द्रव्य की तरंग प्रकृति। इसके बाद आगे देखेंगे और कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है। ये जो डी ब्रॉगली ने जो ये बताया हुआ था द्रव्य की तरंग प्रकृति के बारे में, ये जो लुईस विक्टर डी ब्रॉगली दिया हुआ है, इसका जो ये समीकरण है, इसका जो ये डेरिवेशन है, इसके बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या तो आइंस्टाइन वाला आता है या फिर ये डी ब्रॉगली का द्रव्य की द्वैती प्रकृति वाला समीकरण आता है, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे और देखेंगे और कौन सी चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके बाद अपना अब सीधे चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो भैया यहाँ पे देखा कि बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। अपन ने देखा कि इसमें दैर्घ्य आवृत्ति, दैर्घ्य तरंग दैर्घ्य, प्रकाश विद्युत समीकरण, और अपन देख रहे हैं कि आइंस्टाइन का समीकरण और ये अपना डी ब्रॉगली वाला समीकरण, भैया बहुत ज़्यादा आता है इससे। अपन को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बढ़िया से आपको समझाया जाएगा, आप बढ़िया अच्छे से पढ़िए। अब इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका जो पहला जो ये 11.4 वाला है, ये आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है, और जो 11.1 है इसका, इसे देख लेना है, ठीक है। और देखते हैं इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो ये लिखा है 11.6, ये भी बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। और देखेंगे अपन और इसमें कौन सी ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो 11.12 है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और देखेंगे यहाँ पे और देख रहे हैं इसमें और कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे अतिरिक्त प्रश्न में, तो ये जो भैया आपका 11.23 है, इसे आपको देख लेना है। और इसमें ज़्यादातर इसमें न्यूमेरिकल्स इससे ज़्यादा बनते नहीं हैं, अगर बनते भी हैं इससे न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, 2 नंबर का आ जाता है, कभी 1 नंबर का आ जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं अपन अगले चैप्टर की तरफ, ठीक है। चलिए आज अब बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है अपना परमाणु, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 ये आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दोनों मिलाकर इस चैप्टर नंबर 13 का नाम है नाभिक। चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 12 इन दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 8 से लेके 12 नंबर तक का प्रश्न बनता है। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें जो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस टॉपिक में, वो है अल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु मॉडल, इसका किसका, रदरफोर्ड का, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का आपको ये बढ़िया से चित्र तैयार कर लेना है, और यहाँ पे इसका थोड़ा सरलकृत रूप दिया हुआ है, ये आपको शानदार तरीके से आना चाहिए इसका चित्र, ठीक है ना। और ये आपको अभी जो अगला जो लेक्चर होगा उसमें बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इस चित्र को। और इसके बाद ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है अपना, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे कौन कौन सी चीज़ें और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखेंगे अल्फा कण प्रक्षेपथ, ये आपको नहीं पढ़ना है। आगे चलेंगे अपन इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं, ये देख लेना है आपको। इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के बारे में जो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन है, ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे आगे, क्योंकि ये जो है अगले चैप्टर में भी काम आएंगी ये इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशंस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे की तरफ और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये अपन देख रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। तो एक वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी कौन सी, रदरफोर्ड वाली, और एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी, हाइड्रोजन परमाणु का ये बोर मॉडल है, ठीक है। ये बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। जो मतलब रदरफोर्ड का जो कहानी थी, रदरफोर्ड ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें कौन कौन सी चीज़ें गलत थी, तो उनको निस्तारित करते हुए नील्स बोर ने थोड़ा मॉडिफाई करके
ये अपना मॉडल दिया था, ठीक है ना, ये अपना नियम दिया था। आगे चलेंगे अपन और देखेंगे इसे, ये नील्स बोर है अपने, आगे चलेंगे और ये जो बढ़िया तरीके से इसे अपन को तैयार कर लेना है। नील्स बोर की 3 परिकल्पनाएं थी, तो ये बढ़िया तरीके से तीनों परिकल्पनाएं आपको पढ़ लेनी। जैसे ये तीसरी परिकल्पना, ये पहली परिकल्पना, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। अब आगे चलेंगे और देखेंगे और कौन सी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और देखेंगे ये जो ऊर्जा स्तर है, ये इसे बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आना चाहिए आपको ऊर्जा स्तर। और आगे देखेंगे अपन हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ऊर्जा स्तर और ये हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, ये और ये आपको ऊर्जा स्तर आरेख आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये जो बना हुआ है ऊर्जा स्तर आरेख हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो ये बढ़िया अच्छे से आपको बनाना आना चाहिए। और ये सभी श्रेणियाँ जो लिखी हुई हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है। आगे चलेंगे और देखेंगे इसमें और कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको ये नहीं पढ़ना है। आगे देखेंगे और इसमें न्यूमेरिकल्स आता है, तो देखा गया है कि इसमें जनरली न्यूमेरिकल्स आता है छोटा सा, बिल्कुल छोटू सा, या तो 2 नंबर का आएगा या 3 नंबर का आता है। 3 नंबर का नहीं आया, एक आध बार आया है, नहीं तो 1 नंबर या 2 नंबर का न्यूमेरिकल्स आता है और 1 नंबर का वो आ जाता है अपना कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें आ जाते हैं रदरफोर्ड वाला, नील्स बोर, और ये आ जाता है अपना कौन सा परमाणु, ये जो स्पेक्ट्रम था, ऊर्जा स्पेक्ट्रम, ये बढ़िया तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो इनमें से आपको बढ़िया तरीके से इनको देख लेना है। और इसमें देखते हैं कि इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें जो लिखा हुआ है 12.4 ये इम्पॉर्टेंट है, और अगला जो है इसमें 12 ये जो है अपना 10 ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अब अपन अगले चैप्टर, अपने नाभिक चैप्टर की तरफ, ठीक है। सबसे बढ़िया चैप्टर नाभिक चैप्टर, बढ़िया छोटा सा चैप्टर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़िया छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, बढ़िया से इसमें शॉर्ट आंसर आते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको बिल्कुल से। चलिए बात करते हैं इनमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है परमाणु, द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें आपको केवल ये पढ़ना है कि एक AMU में कितने किलोग्राम होते हैं, कहानी ख़त्म। एक AMU में कितने किलोग्राम होते हैं, एक AMU की आपको डेफिनेशन पढ़ लेनी है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये जो आप जानते ही होंगे, नहीं तो पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा इसको, समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक के बारे में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ये न्यूट्रॉन की खोज आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद नाभिक का साइज, ये रदरफोर्ड ने बताया हुआ था। और आगे चलेंगे अपन, यहाँ पे देखेंगे ये आपको नाभिक के साइज के लिए ये जो आपका ये दिया हुआ है फॉर्मूला, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो ये जो द्रव्यमान ऊर्जा वाला ये जो टॉपिक, कहाँ गया भाई, जो ये द्रव्यमान ऊर्जा वाला ये जो है टॉपिक, ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। ये देखा गया है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा हमेशा 1-2 नंबर में टपक पड़ती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे की तरफ और देखेंगे और कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नाभिकीय बल आपका ये महत्वपूर्ण नहीं है ज़्यादा, रेडियो एक्टिविटी ये आपका महत्वपूर्ण नहीं है। आगे चलेंगे ज़्यादा और देखेंगे और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैडम क्यूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्फा 6 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखेंगे और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ भैया, ये आ गया अपना विखंडन, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है और देख लेना है, उसे अच्छे से पढ़ लेना है नाभिकीय विखंडन को, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे नाभिकीय रिएक्टर, ये आपको एक बार पढ़ लेना है हल्का सा, तो आपको जानकारी हो जाएगी ये क्या है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, वैसे नाभिकीय रिएक्टर आता नहीं है ज़्यादा पेपर में, फिर भी आपको एक बार एक दृष्टि देख लेनी है उसको, ठीक है। आगे चलेंगे इसे और देखेंगे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर इस टॉपिक में कहें कि जो सबसे ज़्यादा 2 महत्वपूर्ण टॉपिक बताइए, तो ये एक AMU वाला टॉपिक हो गया, ठीक है, और दूसरा टॉपिक कौन सा हो गया, MEV वाला टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक कौन सा हो गया, नाभिकीय संलयन हो गया। चौथा हो गया नाभिकीय विखंडन। आगे चलेंगे और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और देखेंगे इसमें नियंत्रित नाभिक। आगे चलिए, इसमें कोई और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें केवल
इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो इसमें आप देख लीजिएगा 1-2 क्वेश्चन लगा के तो बड़े आराम से इसमें बन जाएंगे, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपन अगले चैप्टर की तरफ। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट नंबर गेनिंग चैप्टर, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बढ़िया एक चैप्टर है और बढ़िया आपको 8 से लेके 10 नंबर तक का एवरेज देके जाता है। आपको इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ही छोटा चैप्टर है और बढ़िया आराम से पढ़ना है, शानदार तरीके से। मुश्किल से इसमें लगेगा आपको 35 से 40 मिनट और बढ़िया आपको फिट हो जाएगा दिमाग में और 8 से 10 नंबर दे के जाएगा। आपको चिंता नहीं करनी है और इसे देखते रहना है। चलिए आपकी बात करते हैं इसमें कि कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो ठीक है, अब आप यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ऊर्जा बैंड के आधार पर जो ये चालक, अर्धचालक और ये जो अचालक जो हैं, इनका वर्गीकरण ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आपको ये ग्राफ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपको चित्र बनाना आना चाहिए, ठीक है। कि विद्युत रोधी और ये जो अपना लिखा हुआ है अर्धचालक और ये जो लिखा हुआ है धातु, तो इनके बीच ये जो ग्राफ है ये आपको बढ़िया तरीके से आना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा नंबर का आता है, ठीक है। आगे चलेंगे और देखेंगे इसमें अर्धचालकों की जो ये 2 प्रकार हैं, एक शुद्ध अर्धचालक है और एक हमारा अशुद्ध अर्धचालक है, ठीक है। तो जैसे ये लिखा हुआ है नैज अर्धचालक, तो नैज अर्धचालक क्या है, जो हमारा शुद्ध अर्धचालक होता है वो नैज अर्धचालक कहलाता है, ठीक है ना। तो इसे अपन को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। ये अपन को इसका चित्र जो ये दिख रहा है आपको बढ़िया तरीके से आपको बनाना आना चाहिए। जो ये चित्र है आपका कौन सा, नैज अर्धचालक का, ये आप सीख लीजिएगा, क्योंकि नैज अर्धचालक और ये जो आगे अशुद्ध अर्धचालक है, इन दोनों के बीच का आपको अंतर पूछ लेता है, या तो कभी कभी अंतर पूछ लेता है या फिर दोनों में से किसी न किसी की डेफिनेशन पूछ लेता है। यहाँ पे आपको इन दोनों की जो चित्र हैं ये आपको अच्छी तरह से देख लेने हैं कि यहाँ पे जो होल का क्रिएशन हुआ है वो कैसे हो गया है, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसमें अपद्रव्यी अर्धचालक, तो ये जो लिखा हुआ है अपद्रव्यी अर्धचालक, तो इसमें क्या है कि अशुद्ध अर्धचालक की श्रेणी में आता है। अब बताया था कि अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। तो ये जब अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिला देते हैं तो ये अपद्रव्यी अर्धचालक हो जाता है। अब उसमें क्या है, ट्राईवैलेंट एलिमेंट मिला दो तो, और या फिर अपना पेंटावैलेंट मिला दो। तो अभी इन दोनों के बारे में बढ़िया अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको कि बिल्कुल कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये जो है चैप्टर, ये जो टॉपिक है आपका अपद्रव्यी अर्धचालक की मस्त तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं ये एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक, तो ये इसी के प्रकार हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बात करेंगे पीएन संधि डायोड, पीएन संधि या पीएन जंक्शन, तो ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। देखा गया है कि ये जनरली आता रहता है पीएन संधि, ठीक है। अब आगे देखेंगे और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये जो अर्धचालक डायोड है, यहाँ आगे देखेंगे और कौन सी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से आपके। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है पश्च दिशिक बायस पीएन संधि डायोड, ये भैया आता रहता है पेपर में, ठीक है। तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा और इसका चित्र बनाना जरूर सीख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं, और इसमें देखते हैं संधि डायोड दृष्टिकारी अनुप्रयोग, ये आपको नहीं पढ़ना है। आगे देखेंगे जेनर डायोड, ये आपको नहीं पढ़ना है, बहुत कम आता है पेपर में। और ये जो देखा है ऑप्टो इलेक्ट्रिक संधि, ये आपको नहीं पढ़नी है। आगे देखेंगे प्रकाश उत्सर्जन डायोड, एलईडी आपको पढ़नी है। लेड इमिटिंग डायोड, ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेनी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं और कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्रकाश उत्सर्जन डायोड हो गया। इसके बाद अब देखते हैं और ज़्यादा चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। लॉजिक गेट, ये आपको लॉजिक गेट पढ़ लेना है थोड़ा सा। इसमें आपको पढ़ लेना है और गेट, नॉट गेट, ये दोनों तो बेसिक गेट हैं। इसके बाद बात करेंगे और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, नंद गेट, ठीक है। और आगे चलेंगे और आपको और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से। और देखते हैं और कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो इसमें भैया जो सवाल हैं, सवाल इसमें ज़्यादा नहीं आते, ठीक है।
देखा गया है कि इसमें जनरली सवाल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, सवाल जो न्यूमेरिकल्स होते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि इससे जो लॉन्ग क्वेश्चन है भर के आता है, मज़ा आ जाता है उसमें। मतलब मस्त लॉन्ग क्वेश्चन आता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्णन कीजिए इस तरह से, पीएन संधि डायोड को लिखिए, नैज अर्धचालक और जो अपद्रव्य अर्धचालक हैं उनके बारे में कुछ बताइए आप अपने मन से। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान दे लेनी है। ठीक है ना।